हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट 1 में। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़े थे, जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म टॉपिक को हमने लिया था। वहाँ हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को एक्सप्लेन किया था, जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म एंड आइसोटोपिक आइसोमेरिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म की त्रिविम समवेता क्या होती है, किस टाइप से होती है, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, कितने टाइप से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, कल हमने जो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन दी थी वो क्या था कि दो या दो से अधिक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, सेम होगा, बट वहां पे क्या था कि हमने देखा था इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, वो डिफरेंट डिफरेंट हो रही थी। उसको हम आइसोमर्स कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है। स्टीरियो का मीन्स क्या होता है, थ्री डी स्पेस। थ्री डी स्पेस का मतलब क्या होता है, त्रिविमीय स्थान। और त्रिविमीय स्थान का मतलब होता है कि कंप्लीट जो आपका एटम है, एटम के साथ जो ग्रुप अटैच होते हैं, उन ग्रुप का जो अरेंजमेंट क्या होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्टडी करेंगे। देखिएगा, दो या दो से अधिक वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये सब क्या समान होंगे, मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी इसके अंदर सेम होगी। लेकिन जो मॉलिक्यूल की जो स्टीरियो सेंटर का मीन्स क्या होता है, किरेल सेंटर, इसको कायरल सेंटर भी कहेंगे। तो कायरल सेंटर पर जो एटम्स है या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स है, उनका 3D अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसको हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर। इस प्रोसेस का, इस प्रॉपर्टी को कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, अब यहाँ पे एक टर्म आया है कायरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर। इसका मतलब देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, कार्बन होता है मेन एटम, तो सेंट्रल एटम की बात करते हैं ना। तो कार्बन की यदि मान लीजिएगा चारों वैलेंसी, ध्यान दीजिएगा, कार्बन की जब चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से अटैच होती है ना, तो ऐसे कार्बन को हम कहेंगे एसिमेट्रिक कार्बन। और एसिमेट्रिक कार्बन को ही हम कहेंगे कायरल सेंटर या फिर कायरल कार्बन, इसको हम कहते हैं। ओके, और इसी को हम कह देते हैं स्टीरियो सेंटर। आगे हम पूरा ढंग से डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द कायरल सेंटर, व्हाट इज स्टीरियो सेंटर। यदि मान लो इस टाइप का कोई कार्बन एटम किसी भी मॉलिक्यूल्स में या फिर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अवेलेबल होता है, तो वहां स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसके अंदर मिल सकती है। ओके, अब देखिए, जनरली स्टीरियो आइसोमेरिज्म की हम बात करते हैं ना, दो टाइप से होता है। एक तो आपका होता है कॉन्फ़िगरेशनल, इसको बोलते हैं विन्यासी समानता। एक होता है कन्फर्मेशनल, इसको हम बोलेंगे सरूपण समानता। सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे अपने जो स्टीरियोकेमिस्ट्री टॉपिक के दौरान। बहुत सारे इसके लेक्चर्स भी हम अपलोड करेंगे, तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर एक लेक्चर को इसको अच्छे से देखिएगा। अब देखिए, इसमें आप कॉन्फ़िगरेशनल के भी आगे टाइप्स होंगी, तो इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में देखो क्या होता है कि यहाँ पर दो टाइप से मिलेंगे आपको। एक तो होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक आपका होता है ज्योमेट्रिकल। ओके, कॉन्फ़िगरेशनल मींस विन्यासी के अंदर ये दोनों टाइप्स किसके हैं, कॉन्फ़िगरेशनल के हैं। ओके, आगे हम पढ़ेंगे कॉन्फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे इसको हम। तो यहाँ पर एक तो होता है ऑप्टिकल, एक होता है ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल में दो टाइप के इसके अंदर आइसोमर बनेंगे। एक को देखिएगा मिरर इमेज आइसोमर, इट मीन्स जो दो कंपाउंड्स होंगे वो आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। इसको बोलेंगे इनैंशियोमेर्स, इसी को कहेंगे प्रतिबिंब रूप समावयवी। ओके, एक इसमें होता है नोट मिरर इमेज, इसी को हम कहेंगे डायस्ट्रियोमर, इसको बोलेंगे अप्रतिबिंब रूप समावयवी। मतलब मिरर इमेज वाले तो क्या एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होंगे। जैसे मान लीजिएगा आप मिरर के सामने खड़े होते हैं ना, तो आप अपने आप को किस टाइप से देख पाते हैं, वो आपका मिरर इमेज होता है। तो मिरर के सामने जो भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे ना, तो इसका मिरर इमेज बन जाता है। तो उस टाइप के आइसोमर को बोलेंगे इनैंशियोमर। और यदि मान लीजिएगा कोई भी दो कंपाउंड आपके पास रखे हुए हैं, वो उनके स्ट्रक्चर को आप देख रहे हो तो मिरर इमेज नहीं शो हो रही है, इट मीन्स वो कैसे हैं, डायस्ट्रियोमर मीन्स अप्रतिबिंब रूप समावयवी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है, तीन टाइप की होती है। एक होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, एक होगा इसमें ई जेड, एक इसमें होता है सिन एंटी। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सबके नोमेनक्लेचर भी हम देखेंगे इसके अंदर चैप्टर के दौरान, तो देखते रहिएगा। अब देखिए, इसमें एक तो आपका कॉन्फ़िगरेशनल, एक आपका है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। देखिएगा, कॉन्फ़िगरेशनल तो हमने देखा दो टाइप से होते हैं। एक तो आपका
ऑप्टिकल एक आपका हो जाएगा इसके अंदर ज्योमेट्रिकल। कन्फर्मेशनल में आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि एल्केन में पढ़ेंगे, इसमें ब्यूटेन के पढ़ेंगे, इथेन के पढ़ेंगे, साइक्लोहेक्सेन के पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं ना चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ये किस में आते हैं? कन्फर्मेशनल में आते हैं, चेयर और बोट फॉर्म। एक हम पढ़ते हैं जैसे कि इक्लिप्स्ड, एक हम पढ़ेंगे स्टेगार्ड पढ़ेंगे, है ना। वो सारे किसके अंदर आते हैं? कॉन्फ़िगरेशनल में आते हैं, तो ना सॉरी कॉन्फर्मेशनल में आते हैं ना, ठीक है ना। तो सारे के सारे कॉन्फर्मेशनल है, जैसे कि चेयर, बोर्ड, इक्लिप्स, स्टेगार्ड। तो इन सबको हम आगे पूरा डीप में डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि दोनों में टाइप्स क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल में और कन्फर्मेशनल में। देखिएगा, पहला टाइप ये है, ये इंटरचेंज नहीं होते हैं। मीन्स जब आप कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर की बात करते हैं, जैसे मान लो आपने ज्योमेट्रिकल को लिया, ज्योमेट्रिकल में क्या होता है? सिस होता है, ट्रांस होता है। तो क्या होगा इसमें, सिस और ट्रांस जो है ना आपस में क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। तो एक सिस अलग होता है, ट्रांस इसमें क्या होता है? अलग होता है। ओके, इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई इंटरचेंज नहीं होता है। जबकि कंफर्मेशनल में क्या इंटरचेंज होते हैं? आपने देखा होगा चेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म में, बोर्ड फॉर्म चेयर फॉर्म में, इक्लिप्स स्टेगार्ड में, स्टेगार्ड इक्लिप्स में, इस टाइप से इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। अब देखिए वापस कॉन्फ़िगरेशनल में, इनके इंटरचेंज के लिए बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसे मान लीजिए सपोज आप इसको इंटरचेंज करना भी है ना, तो आपको बहुत हाई एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होगी। उतनी एनर्जी क्या होती है इसके अंदर? मिल नहीं पाती है। बात समझ रहे हैं ना? उतनी एनर्जी इसमें मिलेगी नहीं, इसका मतलब यहाँ पर इंटरचेंज होगा नहीं। जबकि इसके इंटरचेंज के लिए क्या होती है? बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब यहाँ पर लो एनर्जी पर ही इसमें इंटरचेंज होते रहते हैं। जनरली इसमें क्या होता है? 3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी पर भी क्या होते हैं? ये इंटरचेंज होते रहते हैं। ओके, अब देखिए इन द केस ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? प्रेजेंट नहीं होता। इसका मतलब रूम टेम्परेचर भी अवेलेबल होते नहीं, जबकि ये क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होते हैं। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशनल की, तो इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। आपको पता है सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है, तो आपको अलग अलग टाइप से इसको सेपरेट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, चेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म इतने जल्दी आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं क्योंकि इसके लिए लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते है ना। तो एक ही टाइम में दोनों को सेपरेट करना बहुत ही क्या मुश्किल होता है। अब इसका मतलब क्या, ये रिजिड है। रिजिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इंटरचेंज नहीं होते हैं। दोनों जो फॉर्म होती है सिस ट्रांस या फिर इनएंशियोमर डायस्ट्रोमर, दोनों फॉर्म जो होती है ना वो क्या होती है? ये इसके अंदर अलग से होती है और इसमें स्टेबल होती है, इसलिए इसको बोलेंगे रिजिड आइसोमर। जबकि ये क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। इसको बोलते हैं कन्फर्मर्स, रोटोमर्स, या इसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल आइसोमर्स, इसको हम कह सकते हैं। तो ये दोनों में क्या है डिफरेंस है, कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मर्स में। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनेंशियोमर आइसोमेरिज्म। देखिएगा, अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो टाइप्स होती है, एक तो इनेंशियोमर, एक डायस्ट्रोमर। डायस्ट्रोमर जो होता है जनरली आइसोमेरिज्म होती नहीं है, ये टाइप्स है किसी भी कंपाउंड का कि जो मिरर इमेज नहीं होते वो डायस्ट्रोमर होते हैं। इनेंशियोमर क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। और इनेंशियोमर फर्दर क्या होता है? दो टाइप्स के मिलेंगे, जो एक तो होता है डी, एक होता है एल। डी को बोलेंगे प्लस, एल को हम क्या कहेंगे? माइनस कहेंगे। ये किस टाइप से आते हैं इसको हम इस आज के लेक्चर के दौरान इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब देखिएगा इनेंशियोमर्स में वे मिरर इमेज आइसोमर जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं, इनेंशियोमर आइसोमर कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने मिरर इमेज बना दिया और मिरर इमेज क्या है? एक दूसरे पर सुपर इम्पोज, मतलब एक इमेज दूसरी इमेज से क्या होती है? ढक नहीं सकते, इसको अपन सुपर इम्पोज नहीं होगी। इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे? इनेंशियोमर। इसका मतलब मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए। अब देख लीजिएगा, यदि मान लीजिएगा कोई मिरर इमेज आपको दिख रहा है और दोनों सुपर इम्पोज हो जाती है, इसका मतलब एक के ऊपर एक आ जाने से इसमें पता नहीं चलता कि कौन सा इसमें है ना। तो इसका मतलब वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होती है। कौन सी होती है? आइडेंटिकल। इसका मतलब सेम टाइप की होती है। यदि मान लीजिएगा मिरर इमेज जो है वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है, सुपर इम्पोज हो जाती है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल बोलते हैं, इसी को बोलते हैं होमोमर कहते हैं। लेकिन अध्यारोपित नहीं होती, इसको बोलेंगे इनेंशियोमर। इसे एक और नाम देते हैं इनेंशियोमॉर्फ भी कहेंगे, और ऑप्टिकल एंटीपोड्स या इन्वर्टोमर्स भी इसको हम कह सकते हैं। ये सारे के सारे इनेंशियोमर के क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। इसके बाद देखिएगा, सभी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स इनेंशियोमेरिज्म में शो करते हैं। ये बात कह रहे हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब होता है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है ये आगे मैं बताऊंगा इसी लेक्चर के दौरान। धीरे धीरे आपको सारा समझ में आ जाएगा कि जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, मीन्स जो प्लेन पोलराइज लाइट, एक होता है पीपीएल,
इसका मतलब होता है प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश को है ना रोटेट करते हैं। कोई तो करेंगे क्लॉकवाइज, कई कंपाउंड क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड जो क्या होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, और इस टाइप के प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहेंगे, और इस टाइप के कंपाउंड जो होते हैं एनेंशियोमेरिज में शो करेंगे। और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हम डिटेल में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज की लेक्चर के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा। एक एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये CH3HOH। अब देखिए ये कार्बन है, चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। इसका मतलब ये कार्बन कैसा हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। और जहां कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है वहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो होती है। इसका मतलब ये एनेंशियोमेरिज्म में शो करेंगे। ये एग्जांपल लैक्टिक एसिड का है, ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे लैक्टिक एसिड। ओके, ये लैक्टिक एसिड है। अब देखिए इसमें यहाँ पर आपने मिरर लगाया तो आपको पता है कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, पूरा का पूरा अपोजिट दिखेगा ना। तो ये COH, ये BCH3 आपको इधर दिखेगा, ये वाला जो प्लेन के ऊपर है H यहाँ दिखेगा, OH कहाँ दिखेगा आपको यहाँ दिखेगा। इस टाइप से मिरर इमेज आइसोमर है। अब ये क्या सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एनेंशियोमर हो जाएगा। तो दिस इज द लैक्टिक एसिड। ओके, ये लैक्टिक एसिड का एग्जांपल है। आई थिंक आप समझ रहे हैं ना। एक आपको होता है डायस्ट्रोमर। डायस्ट्रोमर देखिए क्या होते हैं, वे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे डायस्ट्रोमर कहलाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये मिरर इमेज नहीं है। आप जब इसको देखोगे ना तो आपको लगेगा कि मिरर के सामने इसको रखा तो वो वाली इमेज इसके अंदर बन नहीं रही है। और जनरली इसमें देखिए एग्जांपल की बात करें इसकी, जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर है जैसे कि सिस ट्रांस, C90, EZ, ये तीनों के तीनों क्या है, कभी भी मिरर इमेज नहीं होते हैं। इसका मतलब ये क्या होते हैं, डायस्ट्रोमर होते हैं। ये एग्जाम्पल है, जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं वो मिरर इमेज नहीं होते हैं, ये डायस्ट्रोमर के एग्जाम्पल्स होते हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, देखिए ये वाला है, इस एग्जाम्पल में दोनों सेम ग्रुप क्या है, सेम साइड में। यहाँ पर दोनों सेम ग्रुप क्या है, ऑपोजिट साइड में है। तो ये तो क्या है सिस, ये क्या हो जाएगा ट्रांस। ये आपको पता है ना कि जब दो सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो उसको सिस कहेंगे, जब दोनों ग्रुप डिफरेंट साइड में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस कहेंगे। सिस ट्रांस आइसोमर क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, ज्यामितीय समावी होते हैं। ये देखिएगा, क्या ये यदि आपने यहाँ पे मिरर लगाया तो क्या ये दोनों मिरर इमेज बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहे, बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट ये इस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट ऑपोजिट नहीं है। इसका मतलब मिरर इमेज नहीं है। और जो मिरर इमेज नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, डायस्ट्रोमर होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो डायस्ट्रोमर, डायस्ट्रोमर का मीन्स होता है अप्रतिबिंब रूप समावयवी। इसके बाद देखिए एपीमर। एपीमर भी क्या होते हैं, डायस्ट्रोमर होते हैं। एपीमर इसके क्या होता है, देखो अभी इसमें डिस्कस करेंगे। डी ग्लूकोज, एक होता है डी मेनोज। डी तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, और एक होता है ग्लूकोज, एक आपका होता है मेनोज होता है। तो ग्लूकोज और मेनोज जो है ना आपस में क्या होते हैं, एपीमर होते हैं। क्या होते हैं, एपीमर। और एपीमर क्या होते हैं अभी हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा कि ये आप डायग्राम देखिएगा, इस डी का मतलब क्या है। डी का मतलब ये देखिएगा, ये जो आपका ग्रुप दिया हुआ ना, इससे पहले वाला कार्बन कौन सा वाला, ये है। तो ये यहाँ पर HOH का कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा आप, यदि OH राइट साइड में तो उसको बोलेंगे डी, और H क्या लेफ्ट साइड में इसको बोलेंगे डी। यदि मान लीजिएगा इस वाले स्ट्रक्चर में OH हो जाए लेफ्ट साइड में, H हो जाए राइट साइड में, तो इसको हम बोल देते हैं L। तो D का मतलब होता है, वैसे समझने लायक बता रहा हूँ आपको, D का मतलब दायां। इसका मतलब OH ग्रुप क्या है, दाएं साइड में है। L का मतलब होता है लेफ्ट, इसका मतलब OH ग्रुप का यहाँ पर लेफ्ट साइड में है। यहाँ भी देखिए D है क्योंकि यहाँ पर OH क्या है, राइट साइड में दाएं तरफ, इसको बोलेंगे D। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये तो है कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बन के अलावा यदि जो अदर कार्बन है उस कार्बन पर यदि मान लीजिएगा H और OH का कॉन्फ़िगरेशन यदि मान लो डिफरेंट डिफरेंट होता है तो इसको बोलेंगे एपीमर। क्या बोलेंगे, एपीमर। ध्यान दीजिएगा, वापस बोल रहा हूं मैं, कार्बोनिल कार्बन के अलावा बाकी अदर जो कार्बन है उस कार्बन पर यदि मान लीजिएगा H और OH का डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं, एपीमर्स होते हैं। यहाँ देखिएगा कार्बन नंबर 2 है ना, ये कार्बन नंबर 2 देखिए, OH क्या है राइट साइड में, H यहाँ पर क्या है लेफ्ट साइड में। इधर देखिए OH कहाँ है, लेफ्ट साइड में, H यहाँ पर क्या है राइट साइड में। तो यहाँ पर H और OH का क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या डिफरेंट डिफरेंट है, इसको बोलेंगे एपीमर। तो यहाँ पर क्या C2 एपीमर। C2 का मतलब क्या हुआ, ये कार्बन नंबर 1 होता है, ये कार्बन नंबर 2 होता है। तो कार्बन नंबर 2 पर कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज हो रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा C2 एपीमर। ठीक है ना। तो यहाँ पर डी ग्लूकोज और डी मेनोज क्या होते हैं, C2 एपीमर्स
होते हैं। इस टाइप से इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। एक आपका एनोमर्स, ठीक है। थर्ड एग्जांपल आपका किसका, एनोमर्स का है। तो एनोमर्स भी क्या होता है, डायस्ट्रोमर होते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, ये भी क्या है, डायस्ट्रोमर है। इसमें आप देखो एनोमर का मतलब क्या होता है, जब भी आप ग्लूकोज है इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम चैप्टर पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में क्या करते हैं हम, ग्लूकोज की जो आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर से हम बनाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक से क्या होगा, ये देखो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, ठीक है। अब देखो इसको मैं बना के बताता हूँ आपको किस टाइप से इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सपोज ये ग्लूकोज है, ध्यान देना, CH डबल बॉन्ड O, इसके बाद हम इस टाइप से इसको ले रहे हैं CH2OH, ये होता है OH, ये आपका ग्लूकोज है, ओके। अब ये आपका कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, ओके। अब क्या होता है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 आपस में रिएक्शन करते हैं। इसमें आप देखिएगा, आपको पता है कार्बन नंबर 5 पर क्या, ये OH है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, चार्ज आएगा माइनस, चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा। इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इस पे चार्ज क्या है, माइनस, इस पे चार्ज क्या है, प्लस आएगा। कि H प्लस अटैक किस पे करेगा, इस O पर कर देगा, फिर O यहाँ पर अटैक करेगा इससे कार्बन पर। देखिएगा इससे साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। वो साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होती है, देखिएगा, ये कार्बन, इसके बाद ये CH2OH, तो ये इस टाइप से हम 4 कार्बन बीच में ले रहे हैं, H H OH H। अब देखिए इस कार्बन पर ये O है, इस पे अटैच कौन हो गया, H, ये हो जाएगा H। फिर इसके बाद ये OH H OH, यहाँ से ये बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ और ये बनेगी साइक्लिक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का नेम होता है हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर, ओके। अब आप देखिए इसमें क्या होगा, समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर H और OH ग्रुप आ गई। अब देखना ये कार्बन पहले वाले इसमें स्टेप्स में देखिएगा, पहले वाली स्टेप में यहाँ पर एक कार्बन इस ऑक्सीजन से अटैच था, फिर हाइड्रोजन के साथ, फिर ये इस कार्बन के साथ। तो यहाँ पर क्या है, ये C1 जो है ना, C1, ये C1 कार्बन कायरल नहीं है। कायरल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से अटैच नहीं है। इसमें देखिएगा इस कार्बन में आप देख रहे हैं ना, इस कार्बन से एक यहाँ पर H अवेलेबल है, एक यहाँ पर OH है, इसके बाद में ये इधर से क्या ऑक्सीजन आ गया, इसके बाद ये कार्बन, तो ये कार्बन C1 जो ना, अब C1 कार्बन हो गया क्या, कायरल। अब ये भी क्या करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, और यहाँ पर H और OH के दो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होंगे। एक बार तो क्या OH राइट में, H यहाँ पर क्या है, लेफ्ट में। एक बार क्या होगा, OH हो जाएगा राइट में, मतलब इस C1 कार्बन की बात करें तो OH हो जाएगा राइट में, H हो जाएगा लेफ्ट में, ठीक है। इट मीन्स अब क्या हुआ, पहले वाले में क्या था, OH तो हुआ राइट में, H लेफ्ट में, अब क्या हो जाएगा, H हो जाएगा राइट में, OH हो जाएगा लेफ्ट में। तो इस C1 कार्बन पर दो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बन गए, और C1 कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन। और एनोमेरिक कार्बन पर जो दो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे उसको बोलेंगे एनोमर्स। इसका मतलब एनोमर हब बना लिया हमने। अभी हमने डिस्कस किया था कि एनोमर क्या होते हैं, डायस्टेमर होते हैं। तो एनोमर डायस्टेमर कैसे होते हैं आप इसको देखिएगा, ये भी हमने एनोमर बनाए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना, एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है। जहाँ पर OH है राइट में इसको बोलेंगे अल्फा, जहाँ OH होगा लेफ्ट में उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। दोनों एनोमर हो गए। अब आप देखिए क्या दोनों मिरर इमेज है क्या, यदि आप बीच में मिरर लगाओगे तो क्या ये वाला ऑब्जेक्ट इसका मिरर इमेज दिखेगा, नहीं है दिखेगा, क्योंकि देख लीजिएगा यदि मिरर इमेज होते तो क्या होते हैं, ये वाले OH H OH ये भी क्या होते हैं, चेंज होते ही सारे इसमें इधर आ जाते हैं ना, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये मिरर इमेज नहीं है, इसलिए क्या ये डायस्ट्रोमर। इसका मतलब एनोमर्स भी क्या होते हैं, डायस्ट्रोमर होते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था एपीमर डायस्ट्रोमर होते हैं, एनोमर डायस्ट्रोमर होते हैं, और ज्योमेट्रिक आइसोमर भी क्या होते हैं, डायस्ट्रोमर होते हैं।
इसके बाद देखिए कुछ यहाँ पर स्पेशल पॉइंट है, यहाँ पर देखना। यदि स्टीरियो आइसोमर में दो कायरल सेंटर हो, ध्यान दीजिएगा, दो कायरल सेंटर मीन्स दो ऐसे कार्बन हैं जिसमें चारों वैलेंसी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगी, जिनमें से एक कायरल सेंटर पर समान कॉन्फ़िगरेशन हो तथा दूसरे कायरल सेंटर पर क्या हो रहा है, ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब विन्यास होता है, तो वो डायस्ट्रोमर कहलाते हैं। इसको आप समझना कि ये आपके कंपाउंड दो, ठीक है। इसको आप देखिए, CHO यहाँ पे कार्बन है, HOH ये कार्बन है, HOH CH2OH हो गया। इसी टाइप से इसमें भी है CHO CHOH OH और यहाँ पे हो जाएगा CH2OH हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर हम बात करते हैं ना, तो ये वाला कार्बन देखो, इसमें OH का कॉन्फ़िगरेशन ये है, OH राइट में, H लेफ्ट में। इसमें देखिएगा OH राइट में, H यहाँ पर लेफ्ट में, जबकि इसमें देखिएगा OH तो राइट में, H लेफ्ट में। इसमें क्या है, OH लेफ्ट में है, H यहाँ पर क्या है, राइट में है। इसका मतलब दो कायरल सेंटर है, एक ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। तो इस कार्बन से देखिए CHO HOH ये कार्बन, इस कार्बन से देखिएगा HOH CH2OH ये कार्बन, तो दोनों कायरल सेंटर हो गए ना, दोनों कायरल सेंटर में हो गए। अब दो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है, दोनों स्टीरियोआइसोमर है। अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन नंबर तो क्या है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। आप इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3, इसको 4। ये यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3, यहाँ पर क्या है, 4 है। तो कार्बन नंबर 2 पर तो कॉन्फ़िगरेशन दोनों में सेम है, जबकि कार्बन नंबर 3 पे देखिएगा दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑपोजिट है। ऐसे कंपाउंड होते हैं डायस्ट्रियोमर। क्या होते हैं, डायस्ट्रियोमर होते हैं। आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो ये देखिएगा, जहां पर सेम ग्रुप सेम साइड में उसको बोलते हैं एरिथ्रो, जहां पर सेम ग्रुप ऑपोजिट इसको बोलते हैं थ्रियो। ये है थ्रियो, ये कैसा होता है, इरिथ्रो होता है। तो यहाँ पर थ्रियो इरिथ्रो आइसोमर इसके अंदर मिलेगी, और इसका मतलब ये क्या होते हैं, डायस्ट्रिमर होते हैं, क्योंकि मिरर इमेज नहीं है। यदि आप यहाँ पर मिरर लगाओगे ना बीच में, तो आप देख सकते हैं ये दोनों मिरर इमेज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे की इसमें इमेज बन ही नहीं रही है, इसके अंदर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या अलग अलग है, ठीक है ना, इस टाइप से। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द कायरल सेंटर। कायरल सेंटर होता क्या है, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहेंगे। अब देखिए, वह कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट एटम या ग्रुप्स या लिगेंड से अटैच होती है, उसको बोलेंगे कायरल सेंटर कहेंगे। इसे एक और बोलेंगे असममित कार्बन, मीन्स एसिमेट्रिक कार्बन की कहेंगे। इसी का नाम क्या होता है, कायरल कार्बन होता है। इसको हम हमेशा ध्यान रखना, स्टार से शो करते हैं। ओके, जब किन्हीं दो एटम या ग्रुप्स का इंटरचेंज करने पर एक नया स्टीरियोआइसोमर बनता है, तो इसे स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने इस कार्बन को देखा, ऐसा कार्बन जिसकी चार वैलेंसी क्या डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। ये कार्बन यहाँ पर A, फिर B, फिर C, फिर D। अब आपने क्या किया, कोई भी दो ग्रुप्स को आपने इसे इंटरचेंज कर दिया। D को यहाँ लाए, B को यहाँ लाए। इंटरचेंज करने पर यदि मान लीजिएगा एक नया स्टीरियोआइसोमर बन रहा है, कि जो बनने वाला नया कंपाउंड वो स्टीरियोआइसोमर है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कह सकते हैं। किसको, कायरल के सेंटर को भी कह सकते हैं। यदि मान लीजिएगा नया स्टीरियोआइसोमर इनेंशियोमर बनता है, इनेंशियोमर समझते हो ना, जो मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, इनेंशियोमर होते हैं। तो इसी स्टीरियोजेनिक सेंटर को हम क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर कहेंगे। बात समझना, यदि कोई भी स्पीसीज है, स्पीसीज में दो ग्रुप का इंटरचेंज किया तो नया स्टीरियोआइसोमर बनता है, तो उसको स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलेंगे। यदि नया बनने वाला स्टीरियोआइसोमर वो इनेंशियोमर होता है, कैसा होता है, इनेंशियोमर होता है, तो उस कंडीशन में स्टीरियोजेनिक सेंटर को हम क्या बोल देते हैं, कायरल सेंटर कह देते हैं। इसका मतलब सभी कायरल सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं, लेकिन सभी स्टीरियोजेनिक सेंटर कायरल सेंटर नहीं होते हैं। ध्यान देना, सभी कायरल सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं, लेकिन सभी स्टीरियोजेनिक सेंटर कायरल सेंटर नहीं होते हैं, क्योंकि कायरल सेंटर से ही बनता है स्टीरियोसेंट्रिक बनता है ना, ठीक है ना। और सभी स्टीरियोजेनिक सेंटर कायरल सेंटर नहीं होते हैं। आई थिंक आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो इस टाइप से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। यदि किसी मॉलिक्यूल में केवल एक कायरल सेंटर होता है, तो ये कायरल होता है। इसका मतलब क्या है, सपोज मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, सपोज ये है COH H CH2OH, यहाँ पे लगाया आपने CH3। तो ये कंपाउंड कैसा है, कायरल मॉलिक्यूल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सभी कार्बन है ना, सॉरी कार्बन की जो चारों वैलेंसी क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, एक ही कायरल सेंटर है। और एक कायरल सेंटर होने पर ये डेफिनेटली क्या होगा, कायरल होगा। कायरल का मतलब होता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, मीन्स ऑप्टिकल
आइसोमेरिज्म मीन्स प्रकाशिक समावयता शो करेगा, मीन्स यहाँ पर इनेंशियोमेरिज्म शो करेगा, यहाँ पर इनेंशियोमर बनेंगे, इसके प्रतिबिंब रूप समावयवी बनेंगे। अब देखिए यदि मॉलिक्यूल में एक से अधिक कायरल सेंटर होते हैं तो वो कायरल हो भी सकता है और नहीं भी। ध्यान देना, यदि सपोज कुछ एग्जांपल में क्या होता है, एक से ज्यादा दो कायरल सेंटर होते हैं तो दो कायरल सेंटर वाले मॉलिक्यूल कायरल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कायरल का मतलब होता है ऑप्टिकल एक्टिव शो करेगा या नहीं करेगा। यदि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है तो कायरल है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है तो क्या अकायरल है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, पीपीएल क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज लाइट को यदि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो वो क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। यदि रोटेट नहीं कर रहा है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। और यदि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है तो कार्यल है, शो नहीं करता है तो क्या है, ए कार्यल होता है। ए कार्यल को बोलते हैं अकिरेल बोलेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए आप इसमें, ये कार्बन है, इस पर एक CH3 है, एक OH, एक H, एक COH, एक ही कायरल सेंटर है। इसका नेम होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड है, एक ही कायरल सेंटर है, मीन्स कन्फर्म ऑप्टिकल एक्टिव होगा, प्रकाशिक समावयता शो करेगा। ये मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल है। अब देखना यहाँ पर ये COH, इस पर HOH, इस पर HOH। अब देखिए इसका नेम होता है मीजो टार्ट्रिक एसिड। मीजो टार्ट्रिक एसिड क्यों बोलते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर ये देखो प्लेन है, मतलब सममितल, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है सममितल। यहाँ प्लेन का मतलब होता है, यदि मान लीजिए आपने इस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया, दो भागों में तोड़ा, दोनों भाग एक दूसरे के क्या होते हैं, सेम टाइप के होते हैं ना, और मिरर इमेज होते हैं, इसका मतलब सममितल होता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें सिमेट्रिकल प्लेन होता है या फिर सिमेट्रिक एक्सिस होती है, सिमेट्री सेंटर होता है, केंद्र होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वो अकायरल हो जाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ पे सममितल नहीं होता ना तो ऑप्टिकल क्या होता है, एक्टिव होता है। अब इसका मतलब आपने यहाँ पर इसको क्या ब्रेक डाउन किया, दोनों भाग देखिए सेम टाइप की मिरर इमेज है, ठीक है ना। तो ऐसे तल को बोलते हैं सममिति तल। और ऐसे कंपाउंड जिनमें सममिति तल उपस्थित होता है वो मॉलिक्यूल जो कायरल सेंटर या कायरल कार्बन होते भी कैसे होते हैं, अकायरल होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि ऐसे कंपाउंड कभी भी प्रकाशिक समावयता शो नहीं करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते हैं। और ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं मीजो टार्ट्रिक एसिड। मीजो का मतलब क्या है, ऐसा कंपाउंड जहां पर कायरल सेंटर है लेकिन सममिति तल भी अवेलेबल होता है, सिमेट्री प्लेन भी अवेलेबल होता है, उसको मीजो कंपाउंड कहेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं, यदि किसी भी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल एक्टिव कंफर्म होगा, कायरल होगा, और एक से ज्यादा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कायरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है इसमें सममिति तल पर। अब देखिए कायरलिटी क्या होती है, क्रियलता जिसको हम कहते हैं वो क्या होती है। देखिएगा अभी हमने डिस्कस भी किया था क्रियलता का मतलब क्या है, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी शो का मतलब क्या होता है, पीपीएल को रोटेट किया लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में। पीपीएल क्या होता है, किस टाइप से रोटेट करता है, अब इस टॉपिक में हम देखेंगे। वे मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल होते हैं। अभी देखा था हमने कि जो मिरर इमेज है अध्यारोपित नहीं हुआ इसको बोलते हैं एनेंशियोमर। एनेंशियोमर ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल होते हैं। इस गुण को बोलेंगे मॉलिक्यूलर कायरलिटी, आणविक क्रियलता भी इसको हम कहेंगे। कायरलिटी किसी मॉलिक्यूल के लिए एनेंशियोमेरिज्म में शो करने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है। इसका मतलब क्या है, यदि कोई मॉलिक्यूल इनेंशियोमर है या फिर एनेंशियोमेरिज्म में प्रकाशिक समावयता या प्रतिबिंब रूप समावयता शो कर रहा है तो इसमें कायरलिटी होनी चाहिए। कायरलिटी का मतलब होता है दोनों मिरर इमेज होने चाहिए, अध्यारोपित नहीं होने चाहिए, तो ही वो प्रकाशिक समावयता शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सभी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कायरल होते हैं, बताया भी था मैंने आपको। जो ऑप्टिकल एक्टिव मीन्स जो पीपीएल को रोटेट कर रहे हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, वही मॉलिक्यूल क्या होंगे, कायरल होंगे। यदि कोई मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज पर अध्यारोपित होता है तो वो कैसा होता है, अकायरल। मैंने देखा भी था, बताया भी था। यदि मिरर इमेज है अध्यारोपित हो गया तो कैसा होता है, वो आइडेंटिकल मीन्स समान टाइप का होमोमर होगा, इसका मतलब वो अकायरल है, कायरलिटी यहाँ पर नहीं होता है। और आपको पता है ए कायरल जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो हमेशा कैसे होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान देना, जो कायरल मॉलिक्यूल होते हैं वो तो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जो ए कायरल मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ध्यान देना, ये इनएक्टिव मतलब असक्रिय होते हैं, प्रकाशिक असक्रिय होते हैं। तो इस टाइप से आप ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो कर सकते हैं, कायरल वाले ऑप्टिकल एक्टिव, ए कायरल वाले ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है।
और जो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा वो एनेंशियोमर्स में शो नहीं करेगा, इसका मतलब प्रकाशिक समानता यहाँ पर शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, प्रकाशिक सक्रियता क्या होती है, इसको हम देखेंगे। किसी भी कंपाउंड द्वारा पीपीएल के प्लेन को रोटेट करना ऑप्टिकली एक्टिविटी कहलाता है। ध्यान देना, कोई भी कंपाउंड है, मैंने पीपीएल बताया था, पीपीएल क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाता है। वे कंपाउंड जो पीपीएल के प्लेन को रोटेट करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। बताया भी था मैंने आपको कि जो पीपीएल के प्लेन को रोटेट करेंगे वो कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे। अब देखिए सबसे पहले पीपीएल होता है क्या, ध्यान देना। एक होता है नॉर्मल लाइट जो यहाँ पर पास होती है ना, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसके अंदर एक ही कलर की लाइट है। अब देखिएगा, जब इसको स्लिट से पास करते हैं, क्या कहते हैं, स्लिट से पास करते हैं, तो एक जो लाइट आपको मिलेगी उसमें जो आपके जो प्रकाश के जो है ना, लाइट का जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, सभी डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाइट का जो वाइब्रेशन है सभी डायरेक्शन में है, आप देख सकते हैं। तो ये होता है नॉर्मल लाइट। कैसी होती है नॉर्मल लाइट। अब आपने क्या किया, इसको निकोल प्रिज्म से पास किया। जब निकोल प्रिज्म से गुजरने के बाद में जो लाइट आपको मिलेगा उसमें जो प्रकाश के जो कण हैं, लाइट के पार्टिकल है, उसका जो वाइब्रेशन होता है एक ही प्लेन में होता है। देख सकते हैं आप, एक ही प्लेन में है इस टाइप से। तो ऐसे जो प्रकाश को या फिर लाइट को बोलेंगे हम पीपीएल। पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसी को बोलते हैं हिंदी में समतल ध्रुवित प्रकाश। मतलब ऐसा प्रकाश जिसके अंदर प्रकाश के जो कणों का वाइब्रेशन होता है एक ही प्लेन में होगा, उसको पीपीएल कहेंगे। अब क्या होगा, पीपीएल है ना, ये पीपीएल को किसी कंपाउंड में से गुजारेंगे। यदि वो कंपाउंड पीपीएल के प्लेन को रोटेट कर रहा है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव है, रोटेट नहीं कर रहा है तो ऑप्टिकल क्या इनएक्टिव है। और जो ऑप्टिकल एक्टिव है वो कायरल होंगे, जो ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे वो क्या होंगे, अकायरल होंगे, अकिरल हो जाएंगे। तो देखिए इसमें आप विजिबल लाइट मीन्स दृश्य प्रकाश में से किसी एक कलर की लाइट को सिलेक्ट किया जाता है, जिसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कहेंगे। नॉर्मल लाइट में प्रकाश किरणों को सभी दिशाओं में वाइब्रेशन होता है, ठीक है ना। प्रकाश किरणों का सभी दिशाओं में वाइब्रेशन होगा। जब इन लाइट वेव्स को निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं तो इससे पारगमित जो तरंगों का जो एक ही तल में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। और वे लाइट वेव जिनमें एक ही प्लेन में वाइब्रेशन होता है पीपीएल कहलाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाएगा। तथा इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन प्लेन बोलेंगे। जिस प्लेन में वो लाइट के जो पार्टिकल्स है कंपन कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं, उस प्लेन को बोलेंगे पोलराइजेशन प्लेन, मतलब ध्रुवण तल। इसको हिंदी में कहेंगे हम ध्रुवण तल कहेंगे। पोलराइजेशन प्लेन को कहेंगे ध्रुवण तल कहेंगे। निकोल प्रिज्म में क्या करते हैं, यहाँ पर पोलराइजर का मतलब क्या होता है, ध्रुवक का कार्य करता है। अब देखिए इसमें आप, ये पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसको उस कंपाउंड में से गुजारेंगे जिसकी आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करनी। सपोज ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, तभी तो पीपीएल को घुमाएगा ना। यदि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता, तो पीपीएल को रोटेट नहीं करता। सपोज ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, इसमें से आपने इस प्रकाश को, इस लाइट को पास किया, किसको, पीपीएल को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये पीपीएल को राइट साइड में रोटेट करती है, राइट में देखिएगा, इसको बोलेंगे हम स्मॉल डी या इसको बोलेंगे प्लस। इसी को कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। इसको हिंदी में बोलेंगे हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। इसका मतलब पीपीएल को ये राइट साइड में रोटेट कर रही है। एक बार देखिएगा पीपीएल को इसमें रोटेट किसमें किया, लेफ्ट साइड में। इसको बोलेंगे हम लीवो। लीवो मतलब होता है वामावर्त, तो लीवो रोटेटरी, वाम ध्रुवण घूर्णक, वाम ध्रुवण घूर्णक भी इसको कहेंगे। इसका सिंबल जो होता है वो होता है स्मॉल एल, या इसी को बोलते हैं माइनस। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये इसमें होता है लीवो रोटेटरी। ये रोटेटेड प्लेन ऑफ लाइट, लाइट के जो ध्रुवित जो तल है इसके अंदर, इस टाइप से इसको हमने शो किया है। आई थिंक आप समझ रहे हैं इस चीज को। अब देखिएगा, वे कंपाउंड जो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या दक्षिणावर्त कहलाते हैं, और इसे डी या प्लस से हम शो करते हैं। और वे कंपाउंड जो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं वो लीवो रोटेटरी कहलाते हैं, इसको एल या माइनस से हम शो करते हैं। तो ये इस टाइप से हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो कर सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर है, इसको आप दोबारा एक बार देखना, ढंग से समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, ऑप्टिकल जो एक्टिविटी है उसको स्पेसिफिक रोटेशन या विशिष्ट घूर्णन, या इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर रोटेशन द्वारा हम शो करते हैं। कि जितनी ऑप्टिकल एक्टिविटी हुई, सपोज ये पीपीएल है, पीपीएल को रोटेट किया, ये सपोज पीपीएल है, इसको रोटेट किया, इधर भी रोटेट किया, इधर भी किया, रोटेट किया। कोई कंपाउंड तो
क्लॉकवाइज, कुछ कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो कितना इसने रोटेशन किया, उस रोटेशन के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर रोटेशन। इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन कहेंगे, मॉलिक्यूल ने कितना रोटेट किया। और स्पेसिफिक रोटेशन को आप निम्न फॉर्मूले से इसको शो कर सकते हैं, ये अल्फा लेमडा टी, इसके बाद अल्फा ऑब्जेक्ट, मतलब कितने एंगल से इसने रोटेट किया, तो इसको बोलेंगे अल्फा ऑब्जर्व अपॉन एल इंटू सी। जैसे मान लीजिएगा ये एक सैंपल ट्यूब होती है, इस सैंपल ट्यूब में इस जो आपके है ना ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का सोल्यूशन बना के रख देते हैं। यहाँ पर क्या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसका सोल्यूशन बना के आपने इसमें रखा। इस सैंपल ट्यूब की सपोज लेंथ कितनी दे दी हमने एल, इसकी कंसंट्रेशन दी अपने सी, तो ये एल और सी क्या है, लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब, और सी यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन है। अल्फा किस एंगल से रोटेट कर रहा है, ये अल्फा लेमडा टी क्या स्पेसिफिक रोटेशन विशिष्ट घूर्णन जिसको हम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर टी तो टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। लेमडा क्या है, जो आपने लाइट को पास किया उसकी वेवलेंथ क्या है। जनरली हम क्या करते हैं, सोडियम डी लाइन को, डी लाइन क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है सोडियम का, उसके अंदर डी लाइन, एस लाइन, एम लाइन जो आती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइन होती है। इसका जो वेवलेंथ कितना होता है 3853 एंगस्ट्रम होगा। अल्फा ऑब्जर्व्ड क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, कितना रोटेशन हुआ उसी को ऑप्टिकल रोटेशन कहेंगे। एल क्या है, सैंपल ट्यूब की लेंथ, उसी यहाँ पर क्या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के सॉल्यूशन की ग्राम पर एमएल में क्या कंसंट्रेशन, यहाँ पे सांद्रता होती है। इस टाइप से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक रोटेशन को। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के अंदर, जिसमें कि स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला क्या है, तो इस टाइप से आपको लिखना है, साथ में शो करना कि अल्फा क्या है, ये लेमडा क्या है, टी क्या है, अल्फा ऑब्जर्व एल सी वगैरह क्या होते हैं, इसको आपको इसमें शो करना होता है। इसके बाद देखिएगा एक होता है मॉलिक्यूलर रोटेशन। पहले हमने स्पेसिफिक रोटेशन को कैलकुलेट किया था, वो क्या होता है जो फॉर्मूला हमने लिया था। अब है मॉलिक्यूलर रोटेशन, इसका फॉर्मूला क्या होगा कि जो आपका स्पेसिफिक रोटेशन था अल्फा लेमडा टी, उसको आपने इस कंपाउंड की मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर रोटेशन। पहले क्या था, स्पेसिफिक रोटेशन था, अब क्या है, मॉलिक्यूलर रोटेशन की हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर रोटेशन क्या होता है कि जो आपने स्पेसिफिक रोटेशन को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये मॉलिक्यूलर रोटेशन आ जाएगा। और जो आपके ऑप्टिकल रोटेशन था, ऑप्टिकल रोटेशन क्या, जो आपने अल्फा अल्फा ऑब्जर्व्ड, इसका मतलब है जो पीपीएल था ना, पीपीएल को कितना रोटेट किया वो अल्फा ऑब्जर्व होता है। इसको हम पोलरीमीटर से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। पोलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के रोटेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो इस टाइप से ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, किस टाइप से स्पेसिफिक रोटेशन होता है, किस टाइप से मॉलिक्यूलर रोटेशन होता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, तो ज़रूर कमेंट करें इसमें वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी मैंने इस पूरे लास्ट वीडियो का भी जो लिंक पेस्ट कर दिया है, तो इससे पहले वाला वीडियो जो स्टोइकोमेट्री पार्ट फर्स्ट का था, वहाँ पर आप इसको वॉच कर सकते हैं। बाकी कुछ भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे आप इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक देखते रहिए केमिस्ट्री प्लस अकेडमी और एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।